नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। इस वक्त न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से जो पंजाब से आ रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज गुरदासपुर दौरे पर रहेंगे। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है। दीना नगर में रेलवे और ब्रिज का उद्घाटन भी करने वाले हैं। अमृतसर पठानकोट रेलवे लाइन पर ये रेल का जो ब्रिज है वो बना हुआ है। 51.74 करोड़ रुपए की लागत से इस ब्रिज को बनाया गया है और दीना नगर शहर को सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों से ये ब्रिज जोड़ेगा, यानी तमाम जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनको जोड़ने का काम भी ये ब्रिज करने वाला है। 12 बजे सीएम भगवंत मान जो हैं वो जनता को रेलवे और ब्रिज जो है वो समर्पित करेंगे। 51.74 करोड़ रुपए की लागत से इस ब्रिज को तैयार किया गया है और ये पंजाब के गुरदासपुर में है, जहां पर खुद आज मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचेंगे और दीना नगर में रेलवे और ब्रिज का उद्घाटन भी करेंगे। और आज ये ब्रिज जो है पूर्ण रूप से लोगों को समर्पित करेंगे, जो लोग वहां के रहने वाले हैं, यानी जो बॉर्डर के इलाके के रहने वाले हैं, और उनको भी ये जोड़ने का काम जो है ये ब्रिज करने वाला है। चलिए इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा में, जहां पर इस वक्त कार्यवाही जारी है। 2016 में वर्ल्ड बैंक की एक टीम ने कहा कि ऑटोमाइजेशन से 10 साल में भारत में 69%, चाइना में 77% और इजिप्ट में 85% जॉब जाएगी, इथियोपिया में 85% जॉब जाएगी। माननीय स्पीकर सर, ये अनुमान वर्ल्ड बैंक ने लगाया। वास्तविकता और अनुमान 10 साल के बाद और जब देश में इंटरनेट आया तब ऐसी बात होती थी कि देश में जॉब जाएगी, दुनिया में जॉब जाएगी। इंटरनेट आया, जॉब भी नहीं गई, कई जॉब क्रिएट हुई। समय समय पर कोई अनुमान के आधार पर कोई बात करते, उसकी इफेक्ट यहाँ आ जाएगी। और देश में जब देश में मोबाइल आया तब बात होती थी, कंप्यूटर आया तब बात होती थी कि देश में लोगों की नौकरी जाएगी, जॉब कम होगा। मैं माननीय स्पीकर सर आपको ये कहना चाहता हूँ कि क्या मोबाइल आया और मोबाइल से बातचीत हो जाती है, मेल से बातचीत हो जाती है? तो रेलवे में कभी ट्रैफिक कम हुई क्या? इतना कम्युनिकेशन बढ़ा तो एयर ट्रिप में या तो एयरपोर्ट पर कभी भीड़ कम हुई क्या? ये अनुमान है। और जब मैं कोविड देख रहा था, हेल्थ में था, उस वक्त मैं दुनिया के साथ बात कर रहा था और दुनिया में कोविड चल रहा था, तो दुनिया अनुमान लगाती थी कि हिंदुस्तान में जितना मृत्यु होगा उसके आधार पर दुनिया का मृत्यु का आंक काउंट होगा। मैं स्पीकर सर आपको बताना चाहता हूं, मुझे खुशी है पोस्ट कोविड पर मिलियन पॉपुलेशन पर इंडिया में सबसे कम मृत्यु हुआ है। ये सत्य है। इसलिए मैं आपका जवाब देता हूं कल्याण जी, इसलिए ये अनुमान है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने सत्य आपके सामने दिख रहा है कि इंडियन इकोनॉमी 6 to 7% ग्रो कर रही है। जब कोई देश की इकोनॉमी 7 to 8% ग्रो करती है तो स्वाभाविक तब ग्रो करती है जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, सर्विस सेक्टर बढ़ता है, जब परचेज पावर बढ़ता है। तो ये सब होता है तो ऑटोमेटिक रोजगार का अवसर भी बढ़ता है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज भी आप नेशनल सर्विस सेंटर पोर्टल पर जाइए, 19 लाख जॉब आज भी 30 लाख जॉब दाता ने, कंपनियों ने रखी है कि आइए यहाँ अप्लाई करिए। ये पोर्टल की बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ से बाहर जाके तुरंत ही देखेंगे आपके परिवार में भी किसी को जॉब चाहिए और उसकी आवश्यकता के अनुसार यहाँ क्वालिफिकेशन होगा तो उसको भी जॉब मिलेगा। ये देश में नौकरियों की कोई कमी नहीं है। माननीय सदस्य, this is not an answer you have given. Anyway, we have to tolerate these things. Sir, this is not an answer to avoid the answer. You didn't say the answer. Anyway, sir, second supplementary. Sir, it is nice to see from the reports of the central government, the state-wise estimated unemployment rate during 2022 and 23, so far West Bengal is concerned, only 2.2. Only 2.2. Whereas Kerala, such a literate state, 7%.
Rajasthan is 4%. Sir, my question is, you see, in the answer it has been given in the various ministries, department, governments of India, like micro, small, minimum ministries, so and so. Different schemes you have said about this, I do not want to repeat. What is an employment? Employment, there should be a relationship of employee and employer. It consists of posts. Because of introduction of certain schemes, some job can be created, but it doesn't create an employees and employer relationship. Employment is completely different thing. Sir, earlier, because of in our country, the employment concept was central government, etc., private sector. Laws were made applicable before termination. Like in the central government, the laws are there. Private sector, Industrial Disputes Act was made inapplicable, so that the laborers should not be unemployed because of the hire and fire policy of any employer. Now, whether the central government is having this scheme today, in a private sector you don't have any control. Which forum we adopt, I will seek counsel from the leaders at the earliest and have it today. Yes. From the chair, you have already mentioned about the gravity of the situation with regards to the future of the youth. Now, many honorable members have already placed a notice before you, and you have already acknowledged the importance of the matter. Now, since there are many members from this side of the House, they want urgent discussion because the matter is urgent. If the Congress party also agree, and to the extent if all the honorable members agree, we can take it up under Rule 267. Otherwise, you have already stated that you want to take it up under appropriate rule. No, he can speak after. He can speak after the honorable members. After the discussion starts. One second. एक बार. I will. 1 second. Honorable members. 1 second. Honorable members, I will hear every section of the House, but you wait for your turn. Yes, you may please. पॉइंट इतना ही है, जिस रूल में भी चर्चा करें लेकिन तुरंत होना चाहिए क्योंकि मैटर अर्जेंट है. इसलिए सर जितना अर्जेंटली मैटर को हम चर्चा में ला सकते हैं उतना उपयोगी होगा. मैंने इतना ही कहना आपको. देखिए, Honorable Parliamentary Affairs Minister, I will seek guidance from leader of the opposition because I have taken a view, going by the past healthy precedents, that 267 will be invoked only when principal parties and other leaders agree to it. खड़गे जी. ही जारी है. राज्यसभा भी से भी आप तस्वीरें देख रहे थे और लोकसभा से भी तस्वीरें देख रहे थे. फिलहाल दोनों सदनों में इस वक्त जो बजट पेश हुआ है उस पर चर्चा हो रही है. लगातार फिलहाल विपक्ष भी इस पर निशाना साधने की कोशिश कर रहा है. अब जरा आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, जहां पर जो सत्र है वो शुरू हो चुका है. वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे. इस माननीय सदन के सदस्य भी थे या उच्च सदन के सदस्य थे, उन्हें मंत्रिमंडल के रूप में शामिल करके उनका परिचय मैंने इस माननीय सदन के सम्मुख कराया है. धन्यवाद. नतीखा प्रश्न संख्या 1 डॉक्टर रागिनी. माननीय नेता प्रतिपक्ष को, क्योंकि आज एक मिनट, एक सेकंड, मैं आधे से भी आधा लूंगा. आप बैठिए. इसके लिए आभार प्रकट. आप बैठिए. 1 सेकंड बैठ जाइए. 1 सेकंड. क्या कर रहे हैं? अरे मैं, क्योंकि हम सबके लिए जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नए मंत्रियों का परिचय कराया, आज इस सदन में एक नई जिम्मेवारी के नाते से नेता प्रतिपक्ष के रूप में आदरणीय श्री माता प्रसाद जी पांडे भी हमारे बीच में. आदरणीय माता प्रसाद जी पांडे का जीवन समाज के लिए समर्पित रहा. हमेशा 7 बार विधायक रहने का इनको गौरव प्राप्त है. 7 बार बहुत लंबा पीरियड होता है.
विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी को भी आपने सुशोभित किया 2 बार। आपके मार्गदर्शन में हम सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। आज नेता प्रतिपक्ष की जगह आपको बैठकर देखकर मेरे को बहुत प्रसन्नता है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और आपका मार्गदर्शन और आपका सहयोग विधानसभा को सुचारू रूप से चलाने में एक सकारात्मक चर्चा, जिस प्रकार से एक उत्तर प्रदेश की एक छवि पूरे देश में है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अच्छी चर्चा होती है, उसमें आपका सहयोग और आपका मार्गदर्शन मिलेगा। मेरा ऐसा आपसे निवेदन है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। जो शब्द आप मेरे लिए प्रकट किए उसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इस समय प्रदेश में बहुत गंभीर समस्याएं आ गई। बाढ़ भी है, कानून व्यवस्था भी है, विद्युत व्यवस्था भी है और भ्रष्टाचार भी है। इस सब पे चर्चा करेंगे। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपका अधिकार है विभिन्न नोटिस देने का, तो आप देंगे, हम सभी के ऊपर चर्चा करेंगे और सरकार सबका जवाब देने के लिए तैयार है। ठीक है माननीय अध्यक्ष जी। अरे रुको ना यार, बोलने दो, पता तो चले कि आर्टिफिशियल नहीं है। अब हम बोल चुके। चलो माननीय सदस्य, चलो। अरे वर्मा जी, अब आप क्या चाहते हो? नहीं, इससे तो दूर नहीं होंगी। आपका विषय क्या है? विषय यह है कि आज नेता प्रतिपक्ष ने बिजली के ऊपर नियम 56 में सूचना दी है, उसको मैंने स्वीकार किया है। जो सूचना आपने दी है उसको मैंने स्वीकार किया, तो उसके ऊपर चर्चा होगी नियम 56 पर। तो आप क्यों ये करना चाहते हैं? चलिए, आपका मैसेज हो गया। मेरा आपसे निवेदन है, नहीं, आप प्रश्नकाल में रुचि ले रहे हैं तो आप चलो। अगर आपकी प्रश्नकाल में रुचि नहीं है श्रीमान अतुल प्रधान, तो आप यहां खड़े हो सकते हो। मैं अभी करते हैं दूर, बैठो, चलो कोई देर अभी आप बैठो, करते हैं दूर। मेरा आपसे निवेदन है, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने जो सूचना दी है, मैंने उस सूचना को स्वीकार किया है। आपके द्वारा दी गई सूचना को स्वीकार किया है। अभी नियम 56 मद में आएगा तो मैं आपकी सुनूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी सीट पर जाएं। अगर आप गंभीरता से, अगर आप चाहते हैं कि हाउस स्थगित ना हो, क्योंकि ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बड़ी उभरती हुई विधानमंडल की कार्रवाई को सकुशल संपन्न करने में योगदान देने वाले सभी दलों से जुड़े हुए अन्य जो उनके सहयोगी हैं, विधानसभा और विधान परिषद के सचिवालय से जुड़े हुए जो अधिकारीगण हैं, इन सब का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने फरवरी में ही अपना बजट पास कर लिया था। मानसून सत्र में प्रदेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पहला अनुपूरक मांग इस सदन में प्रस्तुत होगा। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश आज देश की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 7 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके यशस्वी नेतृत्व में जिन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है वे अभूतपूर्व हैं।
अविस्मरणीय हैं, अनुकरणीय हैं। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले और उत्तर प्रदेश के इस विकास में सभी माननीय सदस्यों का, वे सत्ता पक्ष हों या विपक्ष हों, सभी का योगदान मिल सके, इसके लिए मैं सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का आह्वान करूंगा और खासतौर पर विपक्षी सदस्यों से मैं कहूंगा कि वे जिन भी उन रचनात्मक मुद्दों को लेकर के सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, प्रदेश के विकास से जुड़ी भी, प्रदेश की जनता जनार्दन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्ध है। सदन का मंच उस चर्चा का, परिचर्चा का विषय बने, इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ, मेरे सहयोगीगण उसका जवाब देंगे। सरकार इसका जवाब देने के लिए पूरी तत्परता के साथ वहां पर उपस्थित रहेगी। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके, विधायी कार्य सकुशल संपन्न हो सके, इसके लिए माननीय सदन से जो भी माननीय सदस्यगण हैं, उन सब से मैं अपील करूंगा कि वे सभी अपना सकारात्मक योगदान मानसून सत्र के सुचारू संपन्न करने में अपना योगदान देंगे। इसके लिए आज से प्रारंभ हो रहे मानसून सत्र में मेरी सभी माननीय सदस्यों से अपील होगी। मैं एक बार फिर से मानसून सत्र के प्रारंभ होने के लिए के अवसर पर सभी अपने माननीय सदस्यों का, जो इस सदन के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं, वैसे भी यह देवादिदेव महादेव का पावन मास सावन मास है और सावन मास में बड़े पैमाने पर हमारे जो शिव भक्त हैं, वे सभी शिव भक्त इस पूरे मास में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। तो सावन मास में एक तरफ शिव भक्तों की कावड़ यात्रा और दूसरी तरफ जनता जनार्दन की सेवा के लिए निरंतर प्रयत्नशील हमारे जनप्रतिनिधिगण, उनसे जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के, प्रदेश के विकास से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के, प्रदेश के जुड़ी हुई किसी समस्या को लेकर के सदन के मंच पर जो भी, पटल पर जो भी बातें उनके द्वारा रखी जाएंगी, उन मुद्दों पर एक सकारात्मक बहस के लिए सरकार पूरी तैयारी के साथ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मानसून सत्र को यहां पर प्रदेश के विकास, जन कल्याण से जुड़े हुए अनुपूरक मांगों को एक सार्थक चर्चा का विषय बना करके। तो हमारे सहयोगी ताबिश कमाल ने सपा के सांसद से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। सांसद और सूबे के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। सर, आज से सत्र शुरू हो रहा है यूपी में, विधानमंडल दल के नेता चुन लिए गए हैं। मायावती सवाल खड़ा कर रही हैं पीजीए को लेकर। देखिए, उनको सवाल करने का कुछ नहीं है, उनकी हताशा भरी बात है। समाजवादी पार्टी का अपना विषय है, वो किसको बनाते हैं किसको नहीं बनाते, समाजवादी पार्टी के सारे विधायकों की राय से हुआ है। यूपी की जनता आप लोगों की तरफ देख रही है, कितने तैयार हैं आप लोग यूपी के मुद्दे उठाने के लिए इस बार? उत्तर प्रदेश के मुद्दे और हम अपने क्षेत्र फतेहपुर के मुद्दे, लोकसभा के अंदर हमारे यहाँ सूखा है, सूखा घोषित करने की मांग किया है और किसानों की मदद करने की बात की। एक अहम सवाल यह है सर कि जिस तरह से ये गतिविधियां यूपी में चल रही हैं, बीजेपी में भी अंतर कलह है, आपको लगता है विकास में रोड़ा ना बने कहीं ये अंतर कलह? ये उनका आंतरिक विषय है, लेकिन विकास ही नहीं हो रहा, प्रदेश का विकास ही नहीं हो रहा है। आप मानते हैं कि यूपी बीजेपी जो काम कर रही है, जो दावा कर रही है, वो विकास नहीं हो पा रहा है? दावा हो अगर उनका सही होता तो समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत के आई है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। साफ कहना है, अगर समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी जीत कर आई है
तो ये बात दर्शाता है कि यूपी के अंदर कहीं विकास हो नहीं रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। नरेश उत्तम पटेल जी हैं, समाजवादी। तो चलिए, जिस तरह से आपने देखा, ताबिश कमाल ने हमारे सहयोगी से खास बातचीत की। और अभी कहीं ना कहीं विधानसभा सत्र भी उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है, इधर लोकसभा का सत्र भी चल रहा है। लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह इस वक्त सदन में कार्यवाही जारी है और वहां से भी हम आपको लगातार तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। So, what? Sir, nothing will go on record, and I listen to everything, and I go through every subject of it. Sorry, sir. Don't cast aspersions on me that way. You are saying I am not listening. I am so glad, sir, आप मेरी तरफ देखते हो, पर मेरी समस्या है कि मैं हर बार आपकी तरफ नहीं देख सकता। जब आप बोलोगे तब आपकी तरफ देखूंगा, सर। Please cooperate with me. हमारा टाइम तो Professor Ram Gopal Yadav, with his all experience, is raising a very important issue. Please lend your ears to him. हमारा टाइम नए सिरे से शुरू करवा दें प्लीज। तो वो टाइम दिया सब खत्म कर दिया करें साहब ने। तो मैं ये कह रहा था कि सर आईएएस में सिलेक्ट होके आ जाता है, सेक्रेटरी उससे कहता है, मान लो डायरेक्टर होके आया, सेक्रेटरी कहता है कि एक लेटर जाना है, उसे उसका ड्राफ्ट बना के ले आओ। उसमें 20 बार करेक्शन सेक्रेटरी को करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हो गया सब मामला। कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ज़्यादा डिटेल में पढ़ें, किसी को जाएं उसमें। मान लीजिए एक सवाल पूछा जाता है कि पंडित नेहरू, अटल जी या मोदी, सवाल पूछा जाएगा इनमें कौन सा बेहतर, वो कहते हैं ABC लिख दीजिए। अब उसमें रीजनिंग तो होनी चाहिए, वो रीजनिंग दी ही नहीं जाती है, न पढ़ाई जाती है, न पढ़ता है, न जाने की कोशिश करता है। इसलिए मेरी सरकार से अनुरोध है आपके माध्यम से कि इस पद्धति को बदलें और पुरानी पद्धति को लाएं, जिसने डॉक्टर राधाकृष्णन, H.J. भाभा, प्रोफेसर मेघनाथ शाह जैसे विद्वान, टीचर, साइंटिस्ट दिए इस देश को। अब कोई हो रहा है पैदा, कोई हो रहा है, तो क्यों लांछन लगा रहे पुरानी व्यवस्था को। वही कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी से भी हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा, पहले आप वो भी सुनिए। आप लोग पार्लियामेंट में आज उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या लगता है कहां पर कमी आ रही है? देखिए, ये रेगुलर चेकिंग होनी चाहिए, कोई ध्यान देना चाहिए। अर्बन स्लम्स बने हुए हैं, स्मार्ट सिटीज़ बनाने की बातें होती थी। 100 स्मार्ट सिटी कहाँ हैं? केवल और केवल बोर्ड लगाने से कोई शहर स्मार्ट नहीं बन जाता। यहाँ कोई ध्यान ही नहीं है। इतना बड़ा बजट होता है, वो कहाँ जा रहा है? कौन सी रेगुलर चेकिंग होती है? फायर सेफ्टी की, बिल्डिंग्स की चेकिंग होती है, वो क्या हुआ उसकी पूरी जानकारी जो है सरकार को देनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये मामला, जिस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी सब ये कह रहे हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आवाज़ ज़रूर उठनी चाहिए, इसलिए पार्लियामेंट में आप लोग इसे उठा रहे हैं। जी हाँ, जन के मुद्दे हमेशा विपक्ष उठाता है और आगे भी उठाता आएगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। वरुण चौधरी कांग्रेस सांसद हैं अम्बाला से। आज कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट के अंदर, दिल्ली के अंदर जिस तरह से छात्रों की मौत हुई, उस मामले को बहुत ज़ोर शोर से उठा रही है। तमाम सांसदों के बीच आज वो पैम्फलेट नज़र आ रहे हैं, वो तख्तियाँ नज़र आ रही हैं जिन पर लिखा हुआ है आखिर हादसे का जिम्मेदार कौन है। कांग्रेस पार्टी का साफ ये कहना है कि इस हादसे का जिम्मेदार सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट को इस हादसे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। स्मार्ट सिटी का दावा करने वाली इसके साथ ही कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत के साथ भी ताबिश कमाल ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। जिस वक्त हमारे साथ है सर, झारखंड से आप आए हैं, नए राज्यपाल झारखंड को मिले। हमने देखा है सर, सरकार और राज्यपाल के बीच एक तनातनी का माहौल हमेशा रहा है। कितनी उम्मीद है आपको संतोष गंगवार जी से? नहीं, मैं समझता हूं कि राज्यपाल कस्टोडियन है हमारे सारे
चीज़ों इन द सेंस कि कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन है, और हम ये अपेक्षा करते हैं कि राज्यपाल जो है वो किसी प्रकार के पूर्वाग्रह ना पाल के रखें। लेकिन लगातार झारखंड में हमने देखा है कि वो एज ए राज्यपाल उनका एक्ट कम होता, एज ए भारतीय जनता पार्टी के वो एक पदाधिकारी के रूप में उनकी क्रियाएं होती है। इसलिए हम लोगों ने लगातार कुछ बातें जो गतिरोध हुआ है, इन बातों को लेकर गतिरोध हुआ है, इसलिए हम लोग इस बार अपेक्षा ये करते हैं, उनको शुभकामनाएं भी देते हैं और उम्मीद करते हैं कि अपने दायित्वों को बेहतर तरीके से निर्वहन। झारखंड में चुनावी राज्य है, इस बार चुनाव होने जा रहे हैं, बहुत नज़दीक हैं, तो चुनाव को लेकर के क्या इंडिया ब्लॉक एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ने जा रहा है, या जो यूपीए है वो इस बार सरकार बनाने का जो दावा कर रहा है वो पूरा हो जाएगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो नेचुरल अलायंस है वो तो है ही है, और बहुत सारी चीज़ें जो अलायंस का क्या स्वरूप होगा, हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, CLP हैं, इंचार्ज हैं, फिर आला कमान को सारे फीडबैक लेने के बाद वो निर्णय करेंगे कि हमारा स्वरूप क्या होगा। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।